भारत दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर लोगों ने सही नेता को चुना तो हमें दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है मित्रों। ये वादा आपने आजकल काफी सुना होगा। और अगर आपको 15 लाख रुपए मिले या ना, किसानों की आय दुगनी हुई हो या ना, नाला गैस से चाय बनी हो या ना, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला जो कीर्तिमान है वो एक्चुअली स्थापित हो सकता है। इट इज पॉसिबल। लेकिन यह तो अच्छी बात है, देश की तरक्की होगी, पैसा ही पैसा होगा। पैसा, और वो भी इंडियन पासपोर्ट पर ही। कनाडा जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें हम स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? स्ट्रेस इसलिए क्योंकि अगर हम ये 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का कीर्तिमान कर भी लें तो इसका मतलब यह नहीं कि इससे आपकी हालत सुधरेगी, इसकी कोई कोई गारंटी दे रहा है। इनफैक्ट उल्टा भी हो सकता है, देश और अमीर और आप और हम और गरीब। जुमला नहीं है, समझाता हूं ये कैसे हो सकता है और हो भी रहा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसे कहते हैं इनकम डिस्पैरिटी, यानी अडानी और अंबानी अमीर बन रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अमर अकबर एंटोनी के भी अच्छे दिन आ गए हैं। खासकर कि तब जब देश की टॉप 10% पॉपुलेशन के पास देश का 77% धन है, यानी करीबन 80% ऑफ वेल्थ जो है वो टॉप 10% के पास है। और वर्स्ट के इससे भी ज्यादा खराब जो आंकड़े हैं, टॉप 1%, इतनी बड़ी देश, इतना जनता, टॉप 1% 70% वेल्थ जनरेशन कर रही है। 70% वेल्थ जनरेशन सिर्फ ये टॉप 1% कर रही है। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? इसी धनराशि से ही तो लोग रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हैं, एसयूवीज के लिए तो वेटिंग लिस्ट चल रही है। लेकिन यह बात भी सही है और सच है कि इसी देश में करीबन 70 करोड़ लोग, जो देश का बॉटम हाफ है, उनकी अंबानी नहीं, उनकी आमदनी, एडिटर काट देना, उनकी आमदनी 1%, जो बॉटम हाफ है, जो गरीब हैं, उनकी 1% से आमदनी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कितना है? तो अब जब इन्फ्लेशन आप बीट नहीं कर पा रहे हो तो इसी वजह से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे फिसल रहे हैं हर साल। अगर किसी तरीके से भी 8% ग्रोथ फॉर 4 years इन अ रो हमने कर लिया, तब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। लेकिन यह कीर्तिमान करने के बाद भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा, माने औसतन आमदनी ऑफ एन इंडियन, वो अंगोला के बराबर होगा और बांग्लादेश से तब भी कम। तो जो जीडीपी सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देश हमारा इतना विशाल है, अगर आप पे और हम पर आ गए, इंडिविजुअल पर आ गए, तो हमारी हालत क्या है यह समझना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं गरीबों का क्या, आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? आप तो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो ना, आपके तो अच्छे दिन अब आएंगे। शायद नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि देश में जो हाउस होल्ड सेविंग है, यानी आपकी और मेरी जो बचत है, वो 2022-2023 में 50 साल में सबसे कम हो गई है। 50-70 साल करते करते 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ओनली 5.1% ऑफ जीडीपी हमारी सेविंग्स रह गई है, यह आंकड़ा है। और यह सेविंग्स का आंकड़ा 25% ऑफ जीडीपी था इन 2010, जब हम लोग सबसे ज्यादा गए थे। यह 8% ऑफ जीडीपी था 2019-2020 में, कोविड से पहले। कोरोना काल में भी यह आंकड़ा 11.5% ऑफ जीडीपी था। उस समय भी हम थोड़े पैसे बचा पा रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे इस तकलीफ मुझे नहीं, कोविड के बाद देश के लोगों को हो रही है। सेविंग्स तक नहीं हो पा रही है, नौकरियां नहीं है, वो तो और अलग की बात है। उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर कर्जा जो बढ़े जा रहा है, इसीलिए तो स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा देखो, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुआ है, नहीं बालों में नहीं, जॉब्स में पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ हुआ है वो आईटी, टेक और स्टार्टअप स्पेस में हुआ है। नो डिबेट, क्योंकि इंडियंस हार्ड वर्किंग है ही, और उनके ऊपर से अगर आप रेड टेप हटा दो ना, ये सरकार का जो रेड टेप होता है हटा दो, तो कमाल कर सकते हैं हम लोग। इसी कमाल से हमने आईटी रेवोल्यूशन किया था हमारे देश में, और अब लग रहा था एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन बन रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग रुकने के बाद, ये जो रिसेशन उसके आने के बाद, इंटरनेशनल फंडिंग रुकने के बाद स्टार्टअप्स में एक फंडिंग की शीतलहर अब चल रही है। नए यूनिकॉर्न्स तो बन नहीं रहे हैं, बहुत सारे बंद होने के कगार पर आ चुके हैं, और छटाई अब रोज की बात हो गई है। इस फंडिंग विंटर के चलते 111 स्टार्टअप से करीबन 30,000 लोगों की नौकरियां ऑलरेडी चली गई हैं। और ऐसा मत समझिए कि अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड आईटी कंपनी बिग 3 में हैं तो आपकी नौकरी सेफ है।
इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल में पिछले सिर्फ 6 महीनों में 25,000 नौकरियां कम हुई हैं। आने वाले दशक में भारत को 20 करोड़ नए नौकरियों की आवश्यकता है। ये नौकरियां, नई नौकरियां उन लोगों के लिए जो कामकाजी एज के बन गए हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं। लेकिन नई तो छोड़ो, जो नौकरियों का अवसर हैं, जो जॉब्स अभी ऑलरेडी मार्केट में हैं, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसीलिए हर जगह जॉब्स के लिए मारामारी चल रही है। सरकारी नौकरियों में आप भी जानते हैं 400-500 लोगों में एक लोगों की नियुक्ति हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर में भी यह क्राइसिस अब बढ़ रहा है। अगर आप एक महिला हो तो आपके अवसर तो और भी कम। लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, जिसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या NSO करवाती है, उसमें यह पता चला कि 2018-19 में 22% था शेयर ऑफ वुमेन विद रेगुलर वेज वर्क, जो कामकाजी महिलाएं हैं, 22% था। अब यह गिर के कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद 2022-2023 में 16% रह गया है। माने अगर आप सोचिए, हमारे देश में 100 लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 16% महिलाएं हैं उस वर्कफोर्स में। यही आंकड़ा बांग्लादेश में 42% है। ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी सरकार का सबसे एम्बिशियस और सही डायरेक्शन में जो कदम था वो था मेक इन इंडिया, जिससे बेसिकली दुनिया भर की सारी कंपनीज भारत में आती, यहां हमारी जनता के लिए, हमारी पॉपुलेशन के लिए और दुनिया भर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती सस्ते दामों पर, गुड क्वालिटी में। लेकिन कुछ बड़े नामों को छोड़कर ऐसा हुआ नहीं है पिछले 9 सालों में। चाइना से बाहर जाते वाली कंपनीज भी ना हमारे पास नहीं आई। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया ऐसे देशों में गई। और अब तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक दशक में, पिछले एक दशक में अगर आप ग्रोथ की बात करें तो सबसे कम FDI ग्रोथ दिखा हमें इस साल। यानी इंडिया पर लोग पैसा कम लगा रहे हैं, विश्वास कम कर रहे हैं। यानी कम पैसा माने कम बिजनेस माने कम कारखाने माने और कम जॉब जनरेशन। हालांकि दुनिया भर में रिसेशन के आगमन से इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में कम हुई हैं, लेकिन जो गुड बिजनेस डेस्टिनेशंस हैं, जैसे सिंगापुर है, UAE है, वहां अब भी मोटा पैसा जा रहा है। उल्टा इंडिया में कोविड के बाद भी मंदी का दौर चले ही जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अगर आप बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में देश में GDP का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा है और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा जा रहा है, रिकॉर्ड लो पर जा रहा है। यहां तक कि कुछ हेडलाइंस अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। माने एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस कम हो रही है। ये तो भाई हम 70 साल पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर मास्टर स्ट्रोक की तरह मेक इन इंडिया की पब्लिसिटी तो बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन नॉट सो अच्छा था। इसके ऊपर जो रेड टेप है, टैक्स टेररिज्म है, सोशल टेंशन है, सो अलग। नतीजा क्या है कि जो स्किल्ड वर्कर है और जो अच्छे स्टार्टअप कंपनीज हैं वो बाहर का रास्ता देख रही हैं। पिछले कुछ सालों में 300 से 400 स्टार्टअप्स बाहर चली गई हैं। और नहीं, ऐसे स्टार्टअप्स को हमारे देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमारे लोगों से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सरकारी रेगुलेशंस, बाबूगिरी से उनका गला घुट रहा था तो वो बाहर चले गए। और मेक इन इंडिया तो छोड़ो, अनमेक इन इंडिया चल रहा है। सरकार ने संसद में बयान दिया है, मैंने जैसे भक्त बनर्जी को बताया, ये सारे ऑफिशियल आंकड़े हैं। सरकार ने संसद में बयान दिया है 3000 फॉरेन कंपनीज और उनके सब्सिडरीज ने भारत में दुकान बंद कर दी है 2014 एंड 2021 के बीच में। इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, केन एनर्जी, हॉलसिम, दाइची, कैफो, हेंकल, हार्ली डेविडसन एंड ऑफ कोर्स फोर्ड मोटर कंपनी। जिस मनरेगा को मोदी सरकार ने कांग्रेस की सबसे बड़ी फेलियर, सबसे बड़ी असफलता बोली थी, आज उसी मनरेगा पर सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपए और लगा रही है। कोविड से पहले, कोविड के दौरान और अब कोविड के बाद भी। शहरों में नौकरियां है नहीं, गांव में विकास दिख नहीं रहा है, तो लोग इसी सरकारी स्कीम पर डिपेंड कर रहे हैं बेसिक कुछ आमदनी के लिए, और कई घर इसी स्कीम की वजह से चल रहे हैं। प्लान तो था कि मनरेगा को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 9 सालों में इसमें और पैसे डाले गए हैं क्योंकि नौकरी के और कोई अवसर है नहीं रूरल इंडिया में। उधर कोविड काल में लगाया गया फ्री राशन कार्यक्रम अब वो कोविड के बाद भी चल रहा है, इस पूरे साल भी चल रहा है। 80 करोड़ भारतवासी सरकार के दिए मुफ्त अनाज पर जी रहे हैं। अब इसे आप सोशल वेलफेयर कह लीजिए, फ्री की रेवड़ी कह लीजिए, मोदी सरकार की दया कृपा कह लीजिए, लेकिन फैक्ट तो यही है कि हमारे देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है फ्री में। नहीं दिया तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। लेकिन उसी समय हमें यह बोला जा रहा है कि हमारे देश में तो अच्छे दिन चल रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं।
या फिर शायद हमें ये सारे सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अमृतकाल तो अभी आया नहीं ना। अभी तो हमें सिर्फ चुपचाप बैठ के कर्तव्य करना पड़ेगा क्योंकि कर्तव्य काल चल रहा है। तो कर्तव्य काल में करते करते हमने भी पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर की एक सर्वे निकाली। उस सर्वे में यह लिखा है कि 63% इंडियन कंज्यूमर्स अपने नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कट कर रहे हैं, माने जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वही, बाकी सब में कटौती। 74% इंडियंस अपने पर्सनल फाइनेंसेस, अपने पैसे को लेकर बहुत चिंतित हैं। और सर्वे की जरूरत नहीं है, घर घर की यही कहानी है। एटलीस्ट जो ऑनेस्टली बात करते हैं, जिनको दिखता है सच्चाई, वो तो बता रहे हैं कि कमर तोड़ इन्फ्लेशन है जो महीनों बाद अब कुछ कम होती नजर आ रही है। इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं ना, लेकिन इलेक्शन आए ना आए, ये जो इन्फ्लेशन का मंजर है ये अभी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून कह लीजिए, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कह लीजिए, उसके ऊपर इतने सारे जो युद्ध वॉर चल रहे हैं, रिसेशन को और डबल कर रहे हैं। तो ये जो आपके बटुए के ऊपर वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। ये सब खाना पीना एसेंशियल्स तो छोड़ो, हॉस्पिटल जाके देखिए कभी, स्कूल में फीस भरने की कोशिश करिए कभी, सब जगह महंगाई आग पकड़ी हुई है। और कुछ स्मॉल होम लोन्स की अगर हम बात करें तो 2.5% बढ़ गया है कुछ ही महीनों में। इसका मतलब है ईएमआई पेमेंट्स कुछ लोगों के लिए 20% बढ़ गई है। देखते देखते उनको समझ में नहीं आ रहा कि ईएमआई निकाले कहां से। और ऐसा नहीं है कि सरकार को यह सब दिखता नहीं है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं सकती है। कर्जा लेकर सरकार खुद बैठी हुई है, उसके बोझ के तले दबी हुई है। अब वो कहां से और पैसा निकाले। हमारे सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो 82% छू रही है, जो कि हेल्दी नहीं माना जाता है। और ये कोई मेहुल चोकसी वाला डेट नहीं है जिससे आप लेकर देश से बाहर निकल जाओ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत ग्रोथ फॉरकास्ट 2023 को अब 5.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2024 का जीडीपी फोरकास्ट 6.5% से घटाकर 6.1% कर दिया है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी एम 5 ट्रिलियन टन का एम हो या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एम हो, 8% ग्रोथ रेट कम से कम 4-5 साल के लिए होना होगा, तब जाकर हम ये बड़े बड़े जो एम्स हैं उसको हासिल कर पाएंगे। लेकिन कोई भी रेटिंग एजेंसी, चाहे सरकारी हो, आरबीआई हो या फिर कोई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो, 6%, 6 पॉइंट से ज्यादा हमें ऊपर देने की कोशिश सोच भी रहा हो, हमें उससे ज्यादा देने की। ऊपर से हमारा रुपया और भी कमजोर हो रहा है। माफ कीजिएगा निर्मला जी, मैंने ऊपर से ये कमबख्त डॉलर और महंगा होता जा रहा है। तो जो हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो अच्छी हो रही है, हम चीजें क्या खरीद पा रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सब भी बिगड़ा चले जा रहा है। यार ऑनेस्टली बताऊं तो तुम लोग बहुत मदर सिस्टर करते हो, मजा आता है, लेकिन बहुत मदर सिस्टर करते हो। पहले मदर सिस्टर करते थे, बोलते झूठ बोल रहे हो तुम, देशभक्त, ये गलत आंकड़े हैं। अब सरकारी आंकड़े भी सच नहीं छुपा पाते, तुम लोग बोलते हो ये नेगेटिव बातें क्यों करते हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर रहे हो। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ फैक्ट तुम्हारे सही हैं, तो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन, सोल्यूशन है तुम्हारे पास। भाई सबसे पहले तो सोल्यूशन तब होगा जब मानोगे कि प्रॉब्लम है। इस डेटा को देखने के बाद भी कितने लोग होंगे जो बोलेंगे कि देश में आर्थिक संकट आने वाली है, बहुतों की जिंदगी बिगड़ रही है, पॉवर्टी में वो फिसल रहे हैं, फिर सोल्यूशन देखा जाएगा। लेकिन अगर जो कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि हाँ यार 2000s में तो हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग था, हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात किया करते थे और उसे हिट भी किया था वो फिगर, अगर 15-20 साल पहले वाली ग्रोथ देखनी है तो 3-4 चीजें करना बहुत जरूरी है। यह सोल्यूशन है लेकिन होना बहुत मुश्किल है। बताता हूं क्यों मुश्किल है। सरकार को सबसे पहले तो टैक्स कम करना होगा, अपने खर्चे कम करने होंगे, अपनी रेवड़ी वाली स्कीम्स को चेक करना होगा ताकि देश में सेविंग्स बढ़े, आपके और मेरे सेविंग्स बढ़े बैंक में, और उससे उसके बाद फिर कंपनीज को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा मिले वो सही ब्याज पर पैसा मिले, अभी बहुत प्रोहिबिटिव है। दूसरा वाला स्टेप थोड़ा और मुश्किल है। दुनिया भर को यह विश्वास दिलाना होगा कि भारत में कोई किसी का खास नहीं है, कोई किसी का चहेता नहीं है, लॉ सबके लिए समान है। बाहर से कंपनीज आ सकती हैं, खरबों रुपए की अपनी फैक्ट्री लगा सकती है, कल सडनली नियम नहीं बदल जाएगा किसी खास दोस्त के लिए। तीसरा थोड़ा और मुश्किल इस स्टेप में, ईडी जैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स को सिर्फ इस्तेमाल किया जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, टैक्स कंप्लायंस के लिए, पॉलिटिकल कंप्लायंस के लिए नहीं कि कहीं भी ईडी को लगा दिया। ये जो टैक्स टेररिज्म है हमारे देश में, इसे बंद करना पड़ेगा। और यहां मैं कांग्रेस और बीजेपी कोई बात नहीं कर रहा हूं, सभी जगह ये टैक्स टेररिज्म लगा हुआ था। और फाइनली चौथा सबसे मुश्किल स्टेप,
हाल ही में मूडीज की रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की रेटिंग Baa3 पर रखी, आउटलुक स्टेबल रखा, लेकिन एक चेतावनी दी। चेतावनी और चिंता यह जताई कि भारत में जो सिविल सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल डिसेंट है, उसकी कमर तोड़ी जा रही है। देश का जो सोशल इंडेक्स है वो ठीक नहीं है उनके मापदंड के अकॉर्डिंग में। आपको और हमें लगेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, अरे होने दो अस वर्सेस देम, होने दो सोशल टेंशन। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, जो यहां अपने खरबों बिलियन डॉलर्स लगाएंगे, उनको फर्क पड़ता है इस कम्युनल पॉलिटिक्स से, इस लिंचिंग से, इस सोशल बॉयकॉट से, ये जो गंदगी हमने फैला के रखी है सोसाइटी में, उन्हें फर्क पड़ता है। तो समय रहते जो इलाज करा ले वही है समझदार। लेकिन अगर देर हो गई तो सर्जरी करना पड़ेगा। देश की इकोनॉमी आईसीयू में जाने से पहले अगर आप ये बात समझ लो, दो चार सवाल उठा लो, तो अच्छा रहेगा आपकी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। नहीं तो स्ट्रेस लो, फिर बाल गिरेंगे, फिर मुझे मत कहना। और अगर आपको लगता है कि आपके भी बाल किसी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक वजह हो, आपके बाल गिर रहे हैं, तो आप जरूर ट्राया का ये फ्री टेस्ट ले सकते हैं। इनका जो 3 स्टेप फॉर्मूला है उसे आजमा सकते हैं। डिस्काउंट कोड, मैंने जो लिंक है ट्राया का, सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उसे भी आजमा सकते हैं। लेकिन बाल हो या इकोनॉमी हो, समय रहते हुए अगर हम समझ जाएं तो बाद में ना बहुत पेन, बहुत रिस्क बच जाता है।